हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में एक न्यू चैप्टर रिवीजन के लिए स्टार्ट किया था। वो चैप्टर था हमारा इंटरनल ट्रेड। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंटरनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है यदि आप एक ही कंट्री के अंदर गुड्स को बाय और सोल्ड कर रहे हैं तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। क्या बताया मैंने इंटरनल ट्रेड का मतलब? यदि आप एक ही कंट्री के अंदर कोई गुड्स को बाय और सोल्ड करते हैं, खरीदते और बेचते हैं केवल एक ही कंट्री के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड। जैसे मैं इंडिया में हूं, इंडिया के अंदर ही कोई गुड्स बाय और सोल्ड कर रहा हूं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। समझ गए? एक ही कंट्री के अंदर कोई गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अब आज मेरा टॉपिक है सर्विस टू रिटेलर। मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन होलसेलर होता है जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और उस गुड्स को रिटेलर को बेच देता है। तो होलसेलर कौन होगा? जो किससे गुड्स खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा और किसको बेच देगा? रिटेलर को बेच देता है। आज मेरा टॉपिक है कि होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है। कौन दे रहा है सर्विस? होलसेलर। किसको दे रहा है सर्विस? रिटेलर को। देखिएगा, फर्स्ट सर्विस है वैरायटी। मिल गया आपको सब पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वैरायटी। मिल गया सभी की बुक्स में। फर्स्ट पॉइंट है आपका वैरायटी। रिटेलर नीड टू कीप ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कस्टमर। ठीक है ना जी? रिटेलर को अपने पास गुड्स की वाइड वैरायटी रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। दोबारा रिपीट करूंगा, पहली सर्विस दे रहा है होलसेलर रिटेलर को क्या? वैरायटी। रिटेलर नीड्स टू कीप ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। रिटेलर को गुड्स की वाइड वैरायटी चाहिए ताकि कस्टमर की वेरियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। किसको चाहिए वाइड वैरायटी? रिटेलर को। रिटेलर को अपने पास वाइड वैरायटी रखनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। आप सभी समझते हैं जब कस्टमर आता है वो तो प्रोडक्ट की पूरी वैरायटी की डिमांड करता है, इसलिए रिटेलर को अपने पास क्या रखनी चाहिए? प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी अपने पास रखनी चाहिए ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। होलसेलर प्रोवाइड देम। अब होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर गुड्स की पूरी वैरायटी रिटेलर को प्रोवाइड करेगा इन वन लाइन। वन लाइन का मतलब समझोगे? वन लाइन का मतलब है, सुनो ध्यान से, होलसेलर अपने पास एक तरह के प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी रखता है। जैसे सपोज कहते हैं स्टेशनरी है, कॉपी किताब, तो होलसेलर के पास उसी स्टेशनरी की पूरी वैरायटी मिलेगी। ठीक है? किस रिटेलर को अपने पास क्या रखनी पड़ती है? प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और होलसेलर उस वैरायटी को प्रोवाइड करता है किसको? रिटेलर को। समझ गए? एक मिनट आराम। किसको चाहिए वाइड? बैठे रहो। किसको चाहिए वाइड वैरायटी? कस्टमर को चाहिए, लेकिन रखेगा कौन अपने पास? रिटेलर। रिटेलर अपने पास प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी रखता है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। और वो वैरायटी कौन देगा रिटेलर को? होलसेलर। होलसेलर उस प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी किसको प्रोवाइड कराता है? रिटेलर को। समझ गए? तो होलसेलर क्या सर्विस दे रहा है रिटेलर को? कि वो उसे प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी प्रोवाइड करा रहा है। समझ गए? एक बार मैं और टाइम लूंगा आपसे। रिटेलर को अपने पास वाइड वैरायटी रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। और वो वाइड वैरायटी कौन प्रोवाइड कराएगा? होलसेलर। क्लियर है बात? तो होलसेलर रिटेलर को वाइड वैरायटी की सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, रेगुलर सप्लाई। सेकंड पॉइंट क्या है? रेगुलर सप्लाई। होलसेलर मेंटेन ए लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। होलसेलर अपने पास गुड्स का लार्ज स्टॉक मेंटेन कर रखता है। कौन मेंटेन करता है लार्ज स्टॉक? होलसेलर। होलसेलर मेंटेन ए लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। होलसेलर अपने पास गुड्स का लार्ज स्टॉक मेंटेन कर रखता है। देयरफॉर व्हेनेवर ए रिटेलर रिक्वायर गुड्स, जब कभी रिटेलर को गुड्स की जरूरत होगी तो वो गुड्स इमीडिएटली सप्लाई कर दिया जाएगा रिटेलर को। ठीक है? रिटेलर नीड नॉट मेंटेन ए लार्ज स्टॉक। रिटेलर को लार्ज स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जी सुनो, एक मिनट। मैं तो होलसेलर हूं और हर्षित रिटेलर है। ठीक है? मैं कौन हूं और आप कौन हो? रिटेलर। मैं अपने पास, होलसेलर अपने पास
गुड्स का पूरा स्टॉक, बड़ा स्टॉक मेंटेन करके रखता है, लार्ज स्टॉक रखूंगा मैं अपने पास। क्यों? क्योंकि सपोज करो हर्षित नहीं, आप सभी क्या हो, आप सभी रिटेलर हो, मैं अपने पास गुड्स का लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखूंगा। क्यों? जब कभी आप मेरे से यूं कहोगे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मैं इमीडिएट आपको सप्लाई, अगर मेरे पास लार्ज स्टॉक ना हो और आप चारों डिमांड करने लगे तो मेरी डिमांड मेरे पास ना हो तो मैं आपको दे दूंगा गुड्स। तो मैं अपने पास, मैं कौन हूं? होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है। क्यों रखता है लार्ज स्टॉक? ताकि जब कभी रिटेलर ऑर्डर दे गुड्स का तो इमीडिएट उस गुड्स को सप्लाई कर दिया जाए। अगर मेरे पास गुड्स नहीं होगी तो मैं आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा क्या सर्विस हो गई? दूसरी सर्विस हो गई रेगुलर सप्लाई। जी, कौन करेगा हम रेगुलर सप्लाई? होलसेलर करेगा, बिल्कुल सही बात। कौन करेगा? किसको करेगा? रिटेलर को। तो होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है। कौन रखता है लार्ज स्टॉक? होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है गुड्स का। क्यों? क्योंकि जब कभी रिटेलर ऑर्डर दे इमीडिएट उसके ऑर्डर को कंप्लीट किया जा सके। समझ गए? अगर मैं लार्ज स्टॉक ना रखूं तो फिर वो लार्ज स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर दोगे, मेरे पास है नहीं, मिलेगा नहीं, तो आप खुद ही अपने पास लार्ज स्टॉक मेंटेन करोगे। तो मैं होलसेलर आपको लार्ज स्टॉक रखने से बचाता हूं। मैं अपने पास लार्ज स्टॉक रखूंगा ताकि आपका ऑर्डर आए और मैं साथ ही आपके ऑर्डर को कंप्लीट कर दूं। अगर मैं लार्ज स्टॉक ना रखूं तो फिर वो लार्ज स्टॉक किसको रखना होगा? रिटेलर को रखना होगा। समझ में आ गई? तो पहले सर्विस में तो होलसेलर वाइड वैरायटी प्रोवाइड करा रहा है प्रोडक्ट्स की, और दूसरे में क्या सर्विस दे रहा है? लार्ज स्टॉक की। कि होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है कि रिटेलर का ऑर्डर आए इमीडिएट पूरा कर दिया। अगर मैं लार्ज स्टॉक ना रखूं तो फिर वो लार्ज स्टॉक किसको रखना पड़ेगा? रिटेलर को। तो रिटेलर को लार्ज स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। वो लार्ज स्टॉक कौन रख लेता है? होलसेलर। समझ गए? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? थर्ड पॉइंट पर फोकस कीजिए, फाइनेंसिंग। थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंसिंग। होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर ऑन क्रेडिट। होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स सोल्ड करता है तो कैसे बेचता है? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो होलसेलर जब रिटेलर को सामान बेचेगा कैसे बेचेगा? उधार, क्रेडिट बेचेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। देयरफॉर इसी कारण से रिटेलर को अपने पास लार्ज वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन कर लो, लार्ज वर्किंग कैपिटल। एक मिनट, कौन बेच रहा उधार सामान? किसको बेच रहा है? तो रिटेलर को अपने पास वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब समझो। वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे बाय डे खर्च करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है। भाई डे बाय डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो रिटेलर को वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जो सामान बेच दिया होलसेलर ने, कैसे बेच दिया? उधार बेच दिया। समझ गए? तो होलसेलर ने रिटेलर को सामान कैसे बेचा? उधार बेचा। तो रिटेलर को ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? दे कैन मेक पेमेंट। पढ़ो ध्यान से, रिटेलर पेमेंट करेगा आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। जब रिटेलर को किससे पैसा मिल जाएगा? कस्टमर से, तो वो होलसेलर का पैसा दे देगा। हाँ निखिल समझे? पहले सामान किसने बेचा था? किसको बेचा था? उधार बेच दिया। ठीक, मैं होलसेलर हूं, आप रिटेलर हो, मैंने आपको उधार बेच दिया, अब वो आपको पैसा देना तो होगा मुझे। तो जब मैंने आपको उधार बेचा तो आपको वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत, वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे बाय डे खर्च करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको उधार बेच दिया, अब आपको वो पैसा वापस तो करना है। आप कब करोगे वो पैसा वापस? जब कस्टमर आपका पैसा वापस कर देगा। मैंने तो आपको सामान बेचा, आपने किसको बेच दिया? कस्टमर को। आपने किसको बेच दिया? कस्टमर को। कस्टमर जब आपका पैसा देगा तब आप मेरे पैसे को वापस करोगे। समझ गए क्या? तो फाइनेंसिंग का मतलब यही है। फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आया? यही है कि होलसेलर ने किसको उधार सामान बेचा? रिटेलर को। तो रिटेलर को वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। रिटेलर के पास जब कस्टमर से पैसा आएगा तब वो होलसेलर को पैसे दे देगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर होलसेलर ने रिटेलर को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी दी। किसकी फैसिलिटी दी? मेरे हिसाब से अगर आप समझ रहे हो तीनों पॉइंट आसान थे। पहले में वैरायटी,
वैरायटी प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी दे रहा है होलसेलर किसको, रिटेलर को। दूसरे पॉइंट्स में क्या बताया गया, होलसेलर लार्ज स्टॉक रखेगा, होलसेलर क्या रखेगा, और जब भी रिटेलर ने कहा तभी सप्लाई कर देगा, रिटेलर को लार्ज स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि होलसेलर रिटेलर को उधार सामान बेचेगा, और रिटेलर कब देगा वो पैसा, जब कस्टमर से आ जाएगा। समझ गए क्या तीनों पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, रिस्क बियरिंग। तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या है, रिस्क बियरिंग। पहले मुझे सुनो ध्यान से, पहले मुझे सुनो फिर आपकी क्लियर होगा। ये जो होलसेलर होता है, अभी बताया अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है, बहुत ज्यादा गुड्स अपने पास मेंटेन करके रखता है। अब भाई जब ज्यादा गुड्स होगी उसे रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, ठीक है। तो होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक रखता है गुड्स का, और अपने यहाँ पर स्टोर में उस गुड्स को रख देता है। अगर ये लार्ज स्टॉक ना रखे तो फिर वो गुड्स रिटेलर को अपने पास रखना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर को भी अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये स्टोर की वेयर हाउस को गोदाम बोलते हैं, वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, रिटेलर को। अगर ये लार्ज स्टॉक ना रखे होलसेलर तो फिर वो स्टॉक किसको रखना पड़ेगा, और रिटेलर को अपने यहाँ वेयर हाउस गोदाम में रखना पड़ेगा। लेकिन होलसेलर अपने पास लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखता है, तो ये स्टोर की फैसिलिटी दे रहा है किसको, रिटेलर को। रिटेलर को ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं, जब ज्यादा सामान होगा जब भी तो स्टोर की जरूरत होगी, और जब ज्यादा सामान नहीं होगा तो स्टोर की जरूरत नहीं होगी। वो ज्यादा सामान कौन रखेगा अपने पास, तो होलसेलर स्टोर की फैसिलिटी देता है किसको, रिटेलर को। पढ़िएगा, होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। होलसेलर ये रिस्क फेस करता है, रिस्क बियर करता है। ठीक है, कौन कौन से रिस्क, चेंज इन डिमांड। जी एक मिनट सुनो, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, अंडरलाइन कर लीजिए। चेंज इन डिमांड बोलूं, इसमें अभी अपने पास क्या रखा था, स्टॉक रखा था, और स्टॉक रखे रखे में ही उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होगी, क्या होगा, वो लॉस किसको फेस करना पड़ेगा, होलसेलर को। समझ गए, चेंज इन डिमांड, इसने अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखा था, लार्ज स्टॉक, और कस्टमर ने एकदम से उसकी डिमांड चेंज कर दी। जब डिमांड चेंज कर दी तो जो उसके पास स्टॉक रखा वो बिक जाएगा, वो बिकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कस्टमर ने उसकी डिमांड चेंज, कस्टमर अब वो प्रोडक्ट नहीं चाहता। तो जो रिस्क होगा चेंज इन डिमांड का, वो कौन फेस करेगा, क्यों, क्योंकि इसने लार्ज स्टॉक रखा है, और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होनी बंद हो गई तो वो रिस्क किसका होगा, होलसेलर का। तो होलसेलर कौन कौन से रिस्क लेगा, चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ चेंज इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि रास्ते में सामान जाते जाते डैमेज हो गया, ये रिस्क कौन फेस करेगा, होलसेलर। रिस्क और थेफ्ट इन वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब गोदाम, गोदाम में रखा हुआ सामान की चोरी हो गई या खराब हो गया, ये रिस्क कौन फेस करता है, होलसेलर। किसके बिहाफ पर, रिटेलर के बिहाफ पर। समझ गए, तो यही बताया गया कि रिस्क बियरिंग, होलसेलर रिस्क लेता है चेंज इन डिमांड का, रिस्क ऑफ सामान डैमेज हो जाएगा रास्ते में, या वेयर हाउस में रखा हुआ सामान डैमेज हो गया, चोरी हो गया। ठीक है, रिटेलर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम ऑल सच रिस्क, रिटेलर को इन सभी रिस्क से फ्री कर दिया जाएगा एज होलसेलर बियर, क्योंकि सारे रिस्क कौन ले रहा है, ये सारे रिस्क होलसेलर ले रहा, तो होलसेलर इन रिस्क से किसको फ्री कर देगा, रिटेलर को। बहुत बढ़िया, समझ गए। ठीक है, तीन तरह के रिस्क बताए इन्होंने, चेंज इन डिमांड में चेंज हो गया, ठीक है, जो रिस्क किसको फेस करना पड़ा, होलसेलर को। रास्ते में सामान ले जाते जाते डैमेज हो गया, होलसेलर। गोदाम में वेयर हाउस में रखे हुए सामान की चोरी हो गई, डैमेज हो गया, ये रिस्क किसको फेस करना पड़ा, उसने किसको फ्री कर दिया, ये सारे रिस्क होलसेलर ले रहा है। तो ये सर्विस दे रहा है कि होलसेलर रिस्क ले रहा है, किसके बिहाफ पर, रिटेलर को फ्री कर दिया, सारे रिस्क अपने आप लेता है। समझे चारों पॉइंट, कैसे समझ में आए, 4 पॉइंट क्लियर समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस कीजिए, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। मिल गया पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। जी पहले मुझे ओरली सुने, यस ओरली सुने ध्यान से, ओरली का मतलब समझते हैं, ठीक है, सुने ध्यान से। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, बनाता है। अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया,
तो होलसेलर उसकी जानकारी किसको देगा? कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर से नया सामान खरीद के लाया, उसने नया सामान बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया है, आप भी इसे यूज कीजिए। ठीक है, तो यदि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी जानकारी होलसेलर किसको देगा? तो हो गई सर्विस। वो रिटेलर को क्या सर्विस दे रहा है? कि न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पढ़िएगा, होलसेलर हैज डायरेक्टली लिंक विद द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर किसके साथ लिंक में होता है? मैन्युफैक्चरर का मतलब जो सामान प्रोड्यूस करता है। सो ही कम्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाय द मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर को यह पता होगा कि मैन्युफैक्चरर ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनाया है। एंड आल्सो, ठीक है, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है प्रोडक्ट बनाने में और कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनाया है। तो इन सभी की जानकारी वो रिटेलर को देता है। दो चीजों पर अंडरलाइन कर लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कि मैन्युफैक्चरर ने क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है और कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनाया है। इन दोनों चीज की जानकारी किसको दी जाएगी? कौन देगा? समझ में आ गई बात? तो होलसेलर रिटेलर को यह बताता है कि मैन्युफैक्चरर ने न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है प्रोडक्ट बनाने में और कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनाया है। इन सभी की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? रिटेलर। आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो इन पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? होलसेलर अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। होलसेलर, ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं, जिसमें सामान जाते हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, होलसेलर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अरेंज करता है और गुड्स को डिलीवर कर देता है रिटेलर के डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब उसके घर तक। ठीक है, तो यहां पर होलसेलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिटेलर को और रिटेलर को गुड्स उसके घर तक पहुंचाकर देता है। समटाइम, कभी कभी होलसेलर गुड्स की सप्लाई करता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को किसके बिहाफ पर? रिटेलर। सुनो जी, इधर सुनो भाई ध्यान से। मैं होलसेलर हूं, ये रिटेलर है। पहली बात तो हर्षित रिटेलर है, मैं होलसेलर हूं। मैं इस जो गुड्स दूंगा वो इसके घर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो गुड्स इसके घर तक पहुंचाऊंगा। या कभी कभी हर्षित ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई एक कस्टमर है, उसके गुड्स जाना है, तो मैं इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक ही यहां तक वो सामान पहुंचा दूंगा ट्रांसपोर्ट का यूज करके। समझ में आ गई बात? तो होलसेलर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देता है किसको? रिटेलर को। समझ में आ गई? रिटेलर के घर तक वो सामान पहुंचाएगा और कभी कभी रिटेलर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो गुड्स किसी और पर्सन पर भी जाना है तो वहां तक भी पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पब्लिसिटी। होलसेलर एडवर्टाइज द ब्रांड्स एंड गुड्स केप्ट विद देम। जो होलसेलर अपने पास जिस ब्रांड का प्रोडक्ट रखता है उसकी एडवर्टाइज कराता है। क्या कराता है? टीवी पर सब देखते हैं। तो होलसेलर जिस तरह का ब्रांड अपने पास रखता है उसकी क्या कराता है? एडवर्टाइज कराता है। सच पब्लिसिटी, जब इस तरह से एडवर्टाइज कराया गया तो हेल्प द रिटेलर, इससे रिटेलर की सेल इंक्रीज हो जाएगी। एडवर्टाइज कौन करवा रहा? और फायदा किसको मिल रहा? रिटेलर की सेल इंक्रीज होगी। तो होलसेलर क्या करता है? एडवर्टाइज कराता है। एडवर्टाइज कराने का फायदा ये होगा कि रिटेलर की सेल इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? नेक्स्ट बस बहुत है इतने मेथड, ठीक है ना, बहुत है। इकोनॉमी ऑफ स्केल और पढ़ लो, बड़ा अच्छा है लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, 8 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब समझो। कौन बता सकता है इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब? इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है जो आस-पास जो चीज, कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, लार्ज प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कम आती है। एक कंपनी 100 यूनिट बना रही और अगर 200 यूनिट बनाने लगे तो 200 यूनिट बनाने में कम खर्च आएगा कंपनी का। उसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। समझ गए? मैं 1000 यूनिट बना रहा किसी चीज की और अगर मैं डबल कर दूं 2000 यूनिट बनाने लगूं तो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, बनाने की कॉस्ट कम आएगी। समझ गए? पढ़िएगा। होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है। समझ में आ गया? कौन खरीदता है गुड्स? होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर उसे बिग डिस्काउंट दे देता है। मैन्युफैक्चरर उसे क्या कर देता है? काफी डिस्काउंट दे देता है। क्यों देगा काफी डिस्काउंट?
क्योंकि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है। मैं होलसेलर हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा हूं, मैं उससे बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदूंगा और बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदूंगा तो वो मुझे ज्यादा डिस्काउंट देगा। क्यों देगा ज्यादा डिस्काउंट? समझ में नहीं आई क्या बात? मैं लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा भाई। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप करने लगो, अगर एक टीवी लेकर आओगे तो महंगा मिलेगा, और अगर तुम दुकान के लिए 10-10 टीवी लेके आओ तो कम प्राइस के आएंगे। मैं होलसेलर हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहा तो मैन्युफैक्चरर मुझे ज्यादा डिस्काउंट देगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर तो होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो उसे लार्ज डिस्काउंट मिलती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। दे शेयर हिज डिस्काउंट, और वो अपनी डिस्काउंट को, मैं ओरली समझाऊंगा, ओरली समझ में आएगा। बोलूं, होलसेलर किससे सामान खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में, तो मैन्युफैक्चरर इसको क्या देगा? ज्यादा डिस्काउंट देगा। क्लियर है? अब वो सामान लाके होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को कम प्राइस पर देगा। जो उसे डिस्काउंट मिली ना होलसेलर को, किससे मिली? मैन्युफैक्चरर। उस डिस्काउंट को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस डिस्काउंट को? इन्हें कम पैसों पर देकर वो सामान। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये लिखा है दे शेयर दिस डिस्काउंट, वो इस डिस्काउंट को रिटेलर को दे देते हैं, गुड्स को कम प्रॉफिट चार्ज कर। कम प्रॉफिट चार्ज कर किसको दे देंगे? वो गुड्स रिटेलर को दे देंगे। तो रिटेलर बाय द गुड्स इन स्मॉल लॉट्स, रिटेलर कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। ठीक है, अगर वो सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे तो उसे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगी रिटेलर को डिस्काउंट? कम क्वांटिटी में। कौन खरीद रहा ज्यादा क्वांटिटी में? किससे खरीद रहा? तो ज्यादा डिस्काउंट मिली। अब इस होलसेलर ने वो डिस्काउंट किसको दी? रिटेलर को। किस वे में? प्रॉफिट कम चार्ज कर। कितनी बात समझ में आ गई? और अगर ये रिटेलर सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। समझ गए भाई? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? तो इस तरह से मैंने ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या भाई आपके? होलसेलर जो सर्विस दे रहा है रिटेलर की, वो आपके क्लियर हुई? अब आप देखेंगे रिटेल ट्रेड का कंसेप्ट समझिए कि रिटेल ट्रेड होता क्या है। बोलूं, रिटेल ट्रेड पढ़िएगा अपने बुक में सेकंड लाइन में। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स। रिटेल ट्रेड का मतलब है यदि आप गुड्स कैसे बेचेंगे? स्मॉल लॉट्स का मतलब, स्मॉल लॉट्स मीन्स कम क्वांटिटी में। रिटेल ट्रेड का मतलब है यदि आप गुड्स कम क्वांटिटी में बेच रहे हैं फाइनल कंज्यूमर को। फाइनल कंज्यूमर का मतलब है जो लास्ट में उसे यूज करता है। ठीक है, वो फाइनल कंज्यूमर है। तो रिटेल ट्रेड का मतलब है यदि आप कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कैसे? स्मॉल लॉट्स, स्मॉल क्वांटिटी में, किसको? फाइनल कंज्यूमर। हु कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर? यूज करते हैं। तो रिटेलर वो बंदा होता है, रिटेलर वो बंदा होगा जो कि स्मॉल क्वांटिटी में सामान किसको बेचेगा? कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। ओके। ए रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक बुक पे फोकस रखिए। एक रिटेलर किससे गुड्स खरीदेगा? एक रिटेलर होलसेलर से गुड्स खरीदता है एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर। किसको बेच देगा? कंज्यूमर को। तो रिटेलर किससे सामान खरीदेगा? होलसेलर। और किसको बेच देगा? कंज्यूमर को बेच देगा। सो ही एक्ट एज ए लिंक, एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द होलसेलर और द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये एक लिंक क्रिएट कर देगा। देखो जी, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। रिटेलर किससे सामान खरीदेगा? होलसेलर से। होलसेलर से तो गुड्स बाय करेगा और किसको गुड्स सेल करेगा? कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड करेगा। तो ये लिंक क्रिएट कर देगा किसके बीच में? कंज्यूमर। बस ये है, जो होलसेलर से तो गुड्स बाय करेगा और किसको सोल्ड करेगा? तो ये बताया गया। दोबारा से फोकस कर लो बस। रिटेल ट्रेड का मतलब है सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स। यदि रिटेल ट्रेड का मतलब है जिसमें आप गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में सोल्ड करोगे, किसको? फाइनल कंज्यूमर्स को। ए रिटेलर बाय गुड्स, एक रिटेलर किससे गुड्स खरीदेगा? होलसेलर से तो गुड्स खरीदेगा और किसको सोल्ड कर देगा? तो ये एक लिंक क्रिएट कर देगा किसके बीच में? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देगा।
ठीक है, तो जो रिटेल ट्रेड की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा उसे हम रिटेलर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिटेलर कहते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? बस जी, आप इतना ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया सर्विस टू रिटेलर की, होलसेलर द्वारा रिटेलर को क्या सर्विस दी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि रिटेल ट्रेड का क्या कंसेप्ट है। थैंक यू।